हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल दिव्या चंदानी पर। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे वनपाल, रीट और सीटी, चाहे ग्रेजुएशन लेवल है चाहे वो 12th लेवल है, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस हमारे साइंस के रहेंगे। अगर आप इन क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं आपके एग्जाम्स तक तो डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उसके लिए शर्त है कि आपको ये क्लासेस लगानी होंगी। इसी वजह से क्लास को एंड तक देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और साथ ही में आप अपना फीडबैक यानी कि कमेंट करके ज़रूर ये बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। चलिए, तो लास्ट हमने 155 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम आगे उसी के आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। पानी का घनत्व तापमान के साथ बदलता रहता है, जो कि हम जानते हैं जो जलीय जंतुओं को ठंडे पानी में रहने में मदद करता है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आप लोग ये तो देखते हैं ना कि जैसे ही सर्दियां होती हैं, ऐसे कुछ इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, जैसे कि कश्मीर है, लेह लद्दाख है, अंटार्कटिका वगैरह बहुत सारी जगह, वहाँ पे समुद्र क्या है, जम जाते हैं या नदियाँ जम जाती हैं। मतलब ऊपर की जो लेयर है, ऐसे पूरा नहीं जमेगा, ऊपर की जो लेयर है वो बर्फ़ से ढक जाती है, परंतु उसके नीचे मछलियाँ वगैरह जितने भी जलीय जीव जंतु हैं वो फिर भी जिंदा रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि वहां पर पानी का जो तापमान है नीचे क्या रहता है, 4 डिग्री रहेगा, और जिसकी वजह से वहां पर जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे सेफ रहते हैं। क्लियर? क्योंकि वहां पे घनत्व कितना होता है, यहाँ पे घनत्व सबसे ज्यादा होगा, और टेम्परेचर कितना होता है नीचे की तरफ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, यह आपसे ऐसे पूछा गया था कौन सा घनत्व या किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे घनत्व अधिकतम होता है, और यहाँ पर जो आयतन होगा, वॉल्यूम होता है, वो कैसा रहेगा, न्यूनतम रहेगा। क्लियर? क्योंकि घनत्व और जो वॉल्यूम है यानी कि आयतन, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दिख रहा है ना? हम पेन ही चेंज कर लेते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, बायोसेवर्ट नियम का संबंध किससे है। तो ये एक नियम है, क्या ये जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है, क्या ये बायोगैस से संबंधित है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है, या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से संबंधित है। तो आपको बस यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको इतना ध्यान रखना है जैसे एक इक्वेशन है जो कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है। ये कहता है कि जैसे भी किसी भी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो किस बिंदु पर विद्युत चुंबक जो है या विद्युत चुंबकत्व का जो मान है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो सर्वाधिक होता है। वो हम इससे बता पाते हैं, मतलब इससे हम पता लगा लेते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोसेवर्ट का नियम हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दहन। दहन यानी कि कंबशन। कंबशन क्या होता है, जलना, आग। ठीक है, जलना। तो जलना क्या होता है, तो हम जानते हैं जब भी कोई चीज जलती है तो क्या बनेगा, कुछ नया बनेगा। बनेगा ना कुछ नया। आप लकड़ी को जलाओगे, राख बन गई, और लकड़ी जब जली तो उसने आपको गर्मी, हीट दी ना। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ जलती है कुछ नया बनता है, और जैसे जैसे कुछ नया बनेगा तो वो कैसी इक्वेशन होती है, तो वो होती है आपकी केमिकल इक्वेशन। तो वो आपका क्या होता है, वो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा, भौतिक और रासायनिक है नहीं, सिर्फ रासायनिक होगी। कोई भी चीज़ जल रही है, सड़ रही है, तो वो रासायनिक ही होगी, वो भौतिक नहीं होगी। भौतिक में ये होता है कि जो जिस चीज़ से वो बना हुआ है ना, प्रॉपर्टी एज इट इज रहे। जैसे कि पानी, पानी से बर्फ बनाओगे, H2 ही रहेगा, बट सॉलिड रूप में चला जाएगा। और वही जब बर्फ से आप क्या जब जैसे भाप बन जाएगा तब भी वो H2 ही रहेगा। परंतु ध्यान रखिएगा कि आप पानी से जब भाप बना रहे हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया, परंतु उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो अभी भी H2O ही है। परंतु इस केस में ऐसा नहीं होता है, इसी वजह से ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो राइट आंसर आपका होगा 4th नंबर ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स को देखते हुए बनाए गए हैं, ताकि अगर आपका एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो आप बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातुओं का इस्तेमाल विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है चांदी, मैग्नीशियम, तांबा या लेड। अब देखिएगा धातुओं का उपयोग, वैसे तो चांदी जो है ना वो सबसे अच्छी चालक है, कंडक्टर है, मतलब उसमें से करंट बहुत अच्छे से फ्लो करेगा। परंतु हम जानते हैं अगर हमने चांदी की तारें बना दी तो क्या होगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तारें नहीं बचेंगी, और लाइट कैसे रहेगी ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो चांदी बहुत महंगी है, इतनी महंगी होने के बावजूद लोग इसको मतलब चुरा के ले जाएंगे। इसी वजह से हम चांदी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि महंगी भी है। तो हम इस्तेमाल करते हैं तांबे की तारें बनाई जाती हैं, तांबा भी एक अच्छा कंडक्टर है।
नेक्स्ट, बादल वाली रातें साफ रातों की तुलना में गर्म होती हैं, ऐसा क्यों होता है? आपने नोटिस किया होगा जिस दिन बादल होते हैं आसमान में, तो आपने ये चीज़ देखी होगी, उमस गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल रातें होंगी वो थोड़ी ठंडी होंगी। अब इसका रीज़न आप देख लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है विकिरण यानी कि रेडिएशन की वजह से। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन या बहुत सारी गैसेस होती हैं, और वो गैसेस क्या करती हैं, आपके वायुमंडल में ऐसे घेरे से बना, मतलब आपके ऐसे फैल जाती हैं। जनरली CO2 वगैरह ये कुछ गैसेस होती हैं। तो जैसे ही सूरज की किरणें यहाँ पे तो आ जाती हैं, जैसे वापस जाने लगती हैं तो वापस नहीं जा पाती हैं और पृथ्वी पर ही रह जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्माहट हो जाती है। ओके, तो रेडिएशंस की वजह से सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है खाद्य विषाक्तता यानी कि बाटुलिज्म, जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं ना। आपको बताना है किस प्रजाति संक्रमण के कारण होता है। फूड पॉइजनिंग के पीछे भी एक बैक्टीरिया होता है जो फूड पॉइजनिंग करता है, तो आपको बताना है कि क्या इसका रीजन है। तो ये आपका रहेगा क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिज्म। ये एक बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग करता है, यानी कि आपके अंदर के सिस्टम को फूड जस्ट खराब कर देता है, और जैसे आप वो फूड खाते हैं तो आपके अंदर का सिस्टम बिगड़ जाता है। फिर लूज मोशन होना, वॉमिटिंग्स वगैरह होना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक प्रश्न है, जस्ट ए मिनट, एक मिनट, यस। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम्स वो हैं जो आपको खाने को पचाने में मदद करते हैं। जो बहुत हैवी भी चीज़ें खाते हो ना, पिज़्ज़ा बर्गर रोटी सब्जी कुछ भी खाते हैं, आप जैसे खाओगे तो बेचारे पेट के अंदर, अब पेट को आपके बहुत सारे, आपके पूरे बॉडी को बहुत सारा काम करना पड़ता है। और जो आपने इतना सारा कॉम्प्लेक्स फूड खाया, जटिल भोजन खाया, इतने बड़े बड़े उसके अंदर मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, उनको छोटे छोटे में तोड़ना, वो काम होता है एंजाइम्स का। तो ध्यान रखिएगा, जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कल हम लोग न्यूट्रिशन का टॉपिक करेंगे, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह इन सब के बारे में जानेंगे। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रतिऑक्सीकारक नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। जनरली कई बार हमें सलाह दी जाती है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें लें जो एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारी ऑक्सीजन है और कुछ ऐसी ऑक्सीजन होती है जो फ्री फॉर्म में घूमती रहती है। और ऑक्सीजन क्या करती है, किसी चीज़ को सड़ाने करने में उसका मेन इंपॉर्टेंट हाथ होता है। तो अगर ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में रहेगी तो वो किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेगी और उसको सड़ाने का या खराब करने का काम करेगी। तो इसी वजह से हम कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जो उस फ्री ऑक्सीजन को फ्री नहीं रहने देगी, उसके साथ अपना एक बाइंडिंग बना लेगी, बाउंड कर लेगी या कुछ कंपाउंड बना लेगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसे पदार्थों में, अब इसने बोला है कि कौन एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। देखो, अब एंटीऑक्सीडेंट अगर नहीं लोगे ना तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो आपकी सेल्स को डैमेज कर सकती है। उसके अलावा आपके जो ऑर्गन्स है वो खराब हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, देखिएगा, तो जिंक और सेलेनियम जो है ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी भी याद कर लो, ये भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं। लाइकोपिन यानी कि जो आपको टमाटर में मिलेगा, ल्यूटिन वगैरह, ये भी आपके अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं। परंतु लोहा और जो आयोडीन है वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। उसके अलावा जैसे कि राजमा है और एप्पल है, वाइन, रेड वाइन जो है, ये भी आपके बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं। लहसुन वगैरह है वो भी आपका अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से असुमेलित कौन है? एंटीऑक्सीडेंट के पीछे ना मैंने एक शॉर्ट में छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहां पे आप उसको देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। निम्न में से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है सेरेब्रम यानी कि याददाश्त, बिल्कुल सही है। सेरिबेलम ये आपके शरीर का संतुलन बना के रखता है, जिसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, जिसे हम ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसको हम इंटेलिजेंट माइंड बोलते हैं। घ्राण क्षेत्र ये आपका इधर ऑल फैक्ट्री रीजन होता है आपके नाक के पास, जो आपका कनेक्ट होता है ब्रेन के साथ, ये सुगंध को बताता है, बिल्कुल सही है। मेडुला, मेडुला जो है ये आपके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करेगा, ये आपका सही हो जाएगा। टेम्परेचर जो है ये आपके बॉडी का हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है ये आपके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इसे हम हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट भी कहते हैं, सूचना मापी भी कहते हैं, थर्मामीटर भी कहते हैं। आपकी बॉडी में आपके इमोशंस, आपको भूख लगना, प्यास लगना, आपका पेट भर जाना,
जाना, वो सारी चीजें भी आपका यही कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ओके, चलो नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है और ये अविभाज्य कण परमाणु कहलाते हैं। डोल्टन भाई साहब की परिभाषा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक ही तत्वों के सभी परमाणु में गुण भी समान होते हैं, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। और ऐसा ही प्रश्न आपके वनरक्षक के एग्जाम में पूछा गया था, अगर आपने एग्जाम दिया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शुक्राणु उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। हमारी बॉडी में ना हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हार्मोन्स गड़बड़ा जाएं तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो हार्मोन्स को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है और ये बैलेंस आपके खान पान, आपका डेली रूटीन, आपकी एक्सरसाइज, उसी से ही कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमारी बॉडी में मेल में क्या बनता है? स्पर्म बनता है, महिला में ओवम बनता है। तो बताना है कि जो शुक्राणु उत्पादन के लिए कौन जिम्मेदार है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं, इसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, प्रसव पीड़ा कराने में इसी का ही मेन हाथ होता है, जिससे बच्चा आसानी से हो पाए। बच्चे का माँ के प्रति प्यार है, आपका किसी के भी प्रति प्यार है, उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे आप FSH कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है, यही आपकी बॉडी के अंदर, महिला के अंदर तो ओवम और पुरुष के अंदर स्पर्म बनाने का काम करता है। यानी कि जो गॉनेट सेल्स होती हैं, जो आपकी जो सेल हैं जो जनन में पार्टिसिपेट करती हैं, तो इनको बनाने का काम जो है वो FSH का है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये एक तरीके से महिला के अंदर तो क्या काम करेगा कि जैसे कि स्पर्म आएगा तो स्पर्म को ग्रहण करना, अंदर की तरफ धकेलना, और आपकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल, वो भी LH ही कंट्रोल करता है। ओके नेक्स्ट, तो दोनों को मिलाकर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोई वस्तु अपनी स्थिति या गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है। बिल्कुल नहीं कर सकती है। कहोगे ना हमने तो देखा है ऐसा, आप किसी बॉल को फेंक दो, बॉल आगे जाती जाएगी, पर आप बोलोगे कि मैम एक जगह जाने के बाद ना बॉल रुक जाती है। परंतु ध्यान रखिएगा, जब बॉल को आप ऐसे फेंकते हो, लुढ़कते लुढ़कते जब जाती है, तो वो जब सरफेस के कांटेक्ट में होती है तो उसके ऊपर घर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से वो बॉल कुछ दूरी के बाद जाकर रुक जाती है। अगर उसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगेगा तो वो चलती रहेगी। और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और अगर आप उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाएंगे तो वो वस्तु उसी अवस्था में रहेगी। और ये कहता है जड़त्व का नियम। क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है इनर्शिया की वजह से कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, और अगर करना चाहे तो ये उसका विरोध करता है। क्लियर? और ये किसने दिया था? गैलीलियो भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो भाई साहब ने दिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है एलिजा टेस्ट, जो है वो किसका निदान करता है या किसको डायग्नोस करता है? कौन सी बीमारी को डायग्नोस करेगा? तो एड्स को डायग्नोस करने के लिए हम लोग एलिजा टेस्ट करवाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, कितने तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट एक ही होंगे? कौन से टेम्परेचर पे दोनों एक जैसा, मतलब टेम्परेचर एक ही होगा या दोनों समान होंगे? तो आपको ध्यान रखना है -40 डिग्री। 40 डिग्री जो टेम्परेचर है, इस पे सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों के जो मेजरमेंट हैं वो समान होंगे, यानी कि दोनों पर ये बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? तो द्रव्यमान का नहीं बताना है। जब बर्फ पिघलती है तो हम जानते हैं ना कि जैसे ही क्या होगा कि जैसे ही पानी जब जो है वो बर्फ जम बनता है तो क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। आपने कम बर्तन में, थोड़ा सा कम जगह पे आपने बर्फ को क्या किया, इसको ऐसे करो, आपने देखा होगा ना, आपने जस्ट मान लो कि आपने कोई भी बाउल भर के रखा, आपने थोड़ा सा भर के रखा था, और जब बर्फ जमती है तो वो थोड़ी ऊपर हुई उठी हुई होती है, तो यानी कि आयतन बढ़ जाता है। तो ऐसे ही अगर पिघलेगी तो आयतन घट जाएगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? यानी कि अगर हमें स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, तो हम कौन सा रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल में कर सकते हैं? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फॉस्फोरस, रेडियो आयोडीन। तो आपका राइट आंसर होगा रेडियो फॉस्फोरस। रेडियो फॉस्फोरस का जो इस्तेमाल है वो हम स्किन के उपचार में करते हैं। कोबाल्ट का इस्तेमाल आपको ध्यान रखना है कि
ब्लड कैंसर में किया जाता है, आयोडीन का इस्तेमाल थायराइड कैंसर में किया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में बिंबाणु, बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स और आपको बताना है WBC, इनके बीच का अनुपात बता दीजिए कितने रेशो में होती हैं। आपको ध्यान रखना है आपके शरीर में ना सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं RBC, फिर होती हैं प्लेटलेट्स, क्योंकि आपके RBC जो है वो 50 से 55 लाख होंगी, और जब हम WBC की बात करते हैं तो वो तो जस्ट हज़ारों में है, 6 से 10 हज़ार के बीच में, और प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो ये जस्ट आपके लाखों में होती है, 2.5 से 5 लाख तक हो सकती है। तो यहाँ पे इसका जो रेशो बनता है वो रेशो बनता है 40:1, और अगर यही आपसे आरबीसी भी दे दिया जाए तो ध्यान रखिएगा इसको रेशो बनेगा 600। तो जनरली कभी कभी हमसे ना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो पूछा जाता है, तब आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा, अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का पूछा जा रहा है 600:1 आपका वहां पर आंसर होगा, और जनरली यही पूछा जाता है। बट यहाँ पर हमसे प्लेटलेट्स और WBC का पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा 40:1। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास है टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टिटनेस, आपको कभी भी किसी लोहे की चीज़ वगैरह लग जाती है तो टिटनेस हो जाता है, और टिटनेस क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, और आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। ओके, और साथ में ना लॉक जो हो जाता है, बहुत सीवियर कंडीशनों पे आपका जो जबड़ा है वो खुलना बंद हो जाएगा, तो इसे लॉक जो कहते हैं। नेक्स्ट देखो, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि कॉरेजन बताना है। कॉरेजन में क्या होता है कि ना कुछ मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, यानी कि बाहरी वायुमंडल के कांटेक्ट में आने से ना कुछ खराब होने लग जाती हैं, उसे ही हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो लोहा अगर आप खुले में छोड़ दोगे तो ऑक्सीजन जो है वो आयरन के साथ रिएक्शन करने लग जाएगी, काफ़ी अगर लंबे समय तक लोहा पड़ा है तो वो जंग पकड़ जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, जंग लगना, वो संक्षारण का ही एक प्रोसीजर है। तो संक्षारण जो है अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो कैसी है, तो ये आपका रहेगा ऑक्सीडेशन, जिसे आप उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या है। वर्मी कंपोस्ट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट जो है ये एक आपका जैविक जैव उर्वरक है, जो केंचुआ होता है, अर्थवर्म होता है, उसी से ही हम खाद तैयार करते हैं। तो ये क्या है, जस्ट एक खाद है, फर्टिलाइजर है, और कैसा है, बायो फर्टिलाइजर है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को ना चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैम मेरे इतने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, और ये क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी, कम समय की ज़रूर हो, बट क्वेश्चंस आपको हम थोड़ा फास्ट ही करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी वाली क्लासेस चल ही रही हैं तो आप उनको ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बेस क्लियर होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, तनाव के उपचार के लिए उपयोग में ली जाने वाली दवाओं बता दीजिए, क्योंकि ये आपकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री का यूज़ आप एवरीडे लाइफ में कैसे करते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं, एंटीहिस्टामिन का इस्तेमाल करते हैं, या ट्रैंक्विलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो अगर स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं तो कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ट्रैंक्विलाइजर्स जो मेडिसिन होती हैं, ये एक सॉल्ट है जो आपको उन मेडिसिन में मिलेगा। इन दवाओं का इस्तेमाल हम करते हैं तनाव के उपचार में। ओके, नेक्स्ट, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात कैसा है, रैंडम, अगर आप किसी भी अनुपात में मिला दोगे ना तो क्या बन जाएगा, मिश्रण। अगर एक फिक्स रेशो, अगर एक आप फिक्स रेशो में मिलाते हो कि नहीं इसी रेशो में मिलाना है, 1:2 में मिलाना है, 2:3 में मिलाना है, देन बनेगा यौगिक कंपाउंड। अगर आपने रैंडमली कुछ भी मिला दिया, जैसे कि ना आप लोग देखते हैं ना कि क्या होता है कि हमारे घरों में मिक्सचर जो नमकीन होता है उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, छोटे भुजिया, बड़े भुजिया, उसके अलावा पीनट्स होते हैं, बूंदिया टाइप, मतलब बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। तो जस्ट क्या है, एक कॉम्बो सा है, बहुत सारी हमने बहुत सारी चीज़ें रैंडमली मिक्स की हुई है, तो वो क्या है, जस्ट मिक्सचर, मिश्रण। अगर आप एक रेशो मिलाएंगे, जैसे पानी में चीनी घोल दिया है, अगर आप कम चीनी घोलोगे तो भी मीठा होगा, ज़्यादा चीनी घोलोगे तो भी मीठा होगा, तो वो जस्ट क्या है, मिश्रण है। अगर
अगर बात करेंगे यहाँ पे H2O या बात करेंगे CH4, इसको बोलते हैं मीथेन और ये है पानी। इसमें जब आप हाइड्रोजन का रेशो लोगे 2 और ऑक्सीजन का रेशो लोगे 1 तभी ये पानी बनेगा, अदरवाइज कुछ और बन जाएगा, समझे। अगर आप एक फिक्स रेशो लेते हैं तो यौगिक का निर्माण होगा, रैंडमली कुछ भी मिला दिया तो कंपाउंड बन जाएगा, सॉरी मिश्रण बन जाएगा। नेक्स्ट ईसीजी, ईसीजी रोग का पता लगाने के लिए, मतलब ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। और कार्डियो यहाँ पे, जहाँ पे कार्डियो या कार्डिक आ गया है तो ये आपका संबंधित है किससे? हृदय से, यानी कि हार्ट से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित किससे हुआ? हार्ट से हुआ। और ये होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ ये आपका संबंधित है ईईजी, यानी कि ब्रेन से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के पृष्ठ से प्लायन वेग का मान कितना होता है? एस्केप वेलोसिटी, एक ऐसा वेलोसिटी कि अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी के क्षेत्र से ही बाहर फेंकने जा रहे हैं तो आपको कितना वेग चाहिएगा कि जो वस्तु है वो पृथ्वी से बाहर चली जाए? तो वहां पर आपको चाहिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार आपको यहाँ पर चाहिएगी। अगर आपको इतनी रफ्तार मिलती है तब भी आप उस वस्तु को फेंक पाएंगे, यानी कि वो पृथ्वी से बाहर चली जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान रखनी थी। अब ये सेंटीमीटर तो बहुत छोटी यूनिट है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, इसमें तो पत्थर थोड़ा दूरी तक ही जाएगा या कुछ भी आप फेंकने चाहोगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको चाहिए किलोमीटर की रफ्तार हो, कैसे? प्रति सेकेंड हो, तभी ये वस्तु जो है वो पृथ्वी से बाहर चली जाएगी, उसे ही एस्केप वेलोसिटी या प्लायन वेग कहते हैं। नेक्स्ट, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन, एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, वनपाल के एग्जाम में पूछा गया था कि किसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ये, जैसे कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर दिक्कत होती है, हेडेक वगैरह या कुछ भी होता है तो हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। अभी जो कुछ केमिकल्स नेम होते हैं ना, ये आपको मेडिसिन के पीछे, वो जो पत्ता सा होता है मेडिसिन का, उसके पीछे आपको यही नेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कोई भी सॉल्ट होते हैं, जैसे आपके कुछ विटामिन की जो केमिकल नेम है, तो वो सॉल्ट जो है, वो जो विटामिन के केमिकल नेम है वही आपको वहां देखने को मिलेंगे, ना कि ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज की डेट में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और भी अनदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर दी जाती है, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टेक केयर, बाय बाय।